नमस्कार। आज फिर एक नई कल्याणकारी कथा मैं अशोक जी लेकर आया हूँ। भक्तों, ये कल्याणकारी कथा लिखने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। मैं गुरु के ज्ञान की एक बात उठा लूं, उस ज्ञान की बात के ऊपर एक कथा की रचना करूं और अपने आप को सुनाऊं, ताकि वो ज्ञान मेरे अंदर पक्का हो जाए। अनुभव में उतारना ज्ञान ही मेरा उद्देश्य है, जिससे मेरे अपने जीवन का सुधार हो। अगर कुछ लोग कल्याणकारी कथाओं को प्यार से सुनते हैं, उस पर विचार मनन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और उससे उनके जीवन में सुधार आता है, तो ये सब उनका अपना अपना भाग्य है। भक्तों, आज मैं बहुत ही रोजमर्रा का एक विषय लेकर आया हूं, रोटी की कीमत। ये विषय मैंने क्यों चुना? जीवन में मैंने अनुभव किया कि कुछ घरों में लोग खाना ज्यादा इसलिए बनाते हैं कि उनके परिवार का सदस्य भूखा ना रह जाए, इसलिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना बना लेते हैं। जाहिर है खाना बच जाता है। दूसरे दिन कोई भी आदमी बासी खाना नहीं खाना चाहता है, इसलिए जानवरों को, कुत्तों को खिला दिया जाता है और सोचा ये जाता है कि चलिए किसी का भला तो हुआ। अगर वास्तव में आपके दिल में किसी का भला करने की इच्छा है तो उसके लिए स्पेशल अलग से खाना बना के प्यार से उसे खिलाइए। बचा खुचा खिलाकर और आप पुण्य कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने प्लेट में खाना जूठा जरूर छोड़ेंगे। अक्सर होटलों में भी जाते हैं या कुछ फंक्शन में जाते हैं तो लोग वहां पर क्या करते हैं, अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना जूठा छोड़ देते हैं। कुछ देशों में होटल में खाना जूठा छोड़ने पर फाइन लगता है और लगना चाहिए। शादी विवाह तो में तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग हर तरह के खाने को टेस्ट करना चाहते हैं। इतना खा तो सकते नहीं है, एक प्लेट लेते हैं, उसको चखते हैं और फेंक देते हैं। ये बर्बादी देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में इतना दुख होता है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन में एक गिलास पानी के अंदर एक घूंट भी जूठा नहीं छोड़ा है। पानी भी उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में 93.1 लाख टन भोजन कचरे में फेंक दिया गया। और कचरे में फेंकने की बात हो तो हमारा देश भी किसी से पीछे नहीं हटा, वो भी आगे बढ़ के कचरे में कंट्रीब्यूट करता है। मेरे भारत का कंट्रीब्यूशन कचरे में फेंकने का 6.8 टन है। भारत में लगभग हर व्यक्ति 50 किलो अनाज बर्बाद करता है। विश्व में प्रतिदिन 2.5 बिलियन मेट्रिक टन अनाज की जरूरत होती है।
दुनिया की जनसंख्या लगभग 7.9 बिलियन है और 7.9 बिलियन आदमियों को लगभग 1.4 किलो अनाज की रोज जरूरत होती है। लेकिन दुनिया में लगभग 3.7 बिलियन मीट्रिक टन भोजन की रोज आवश्यकता होती है। इसका मतलब सबको पर्याप्त भोजन नसीब नहीं होता है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 71 देशों में 309 मिलियन पीपल लगातार भूखमरी से त्रस्त हैं। 309 मिलियन पीपल को खाना नहीं मिलता है और हम लोग कितना भोजन बर्बाद कर देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। अगर हम भोजन का सही इस्तेमाल करेंगे तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वो भी पेट भरकर खाना खा के रात को चैन की नींद सो पाएंगे। रोटी की क्या कीमत होती है, ये मैं आपको एक कथा द्वारा समझाता हूं। एक पिता है, उसकी 15-16 साल की एक बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। एक गांव में रहते हैं। उस गांव के पास जंगल है। पिता के पास एक कुल्हाड़ी है। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, लकड़ियों को बेचता है और उससे जो आमदन होती है बेटी और पिता मिलकर रहते हैं और कम इच्छाएं रखते हुए अपना जीवन प्यार से बिताते हैं। लेकिन जीवन में हलचल तो आती है। एक दिन पिता अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। लकड़ी के ऊपर पैर रखकर कुल्हाड़ी चलाता है। अचानक उसे चक्कर आता है और बड़ी जोर से जिस समय कुल्हाड़ी लकड़ी के ऊपर मारने लगता है तो गलती से वो कुल्हाड़ी उसके पैर पर लग जाती है और सटाक की आवाज आकर उसका पूरा पंजा कट जाता है। दर्द के मारे कराहने लगता है, रोने लगता है। उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं और उसको लेके किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अस्पताल वाले कहते हैं इसका इलाज हमारे पास नहीं है, पैसे ज़्यादा है नहीं है, इलाज करा नहीं सकते हैं। अपने घर में अपने छोटे से कमरे में आ जाते हैं। बेटी बहुत दुखी होती है। समझ नहीं आता है उसे कि वो पिता की सेवा कैसा करे। गांव वालों ने जो सीखा होता है, गांव वालों ने जो बताया होता है, तो उस तरीके से लेप बना लेते हैं, हल्दी वगैरह जड़ी बूटी मिला जुला के, और पिता के पैर पे लगा के एक पुरानी धोती को फाड़कर पट्टी बांध दी जाती है। इस इलाज से इतनी जल्दी पैर तो ठीक हो ही नहीं सकता है। किसी तरीके से वो रोज लेप बना लेती है, पिता के लिए खाना बनाती है, खुद के लिए बनाती है, खा लेती है। लेकिन छोटी आमदन होने के वजह से ये चल नहीं पाता है और मुश्किल से 7 या 8 दिन
खाना नसीब होता है, उसके बाद घर में सारा भोजन और पैसे समाप्त हो जाते हैं। लड़की बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो पिता का कैसे इलाज करे, पिता को कैसे खाना दे। पिता भी समझते हैं कि उनकी क्या समस्या है, इसलिए वो कभी भी अपने मुंह से कुछ भी खाने के लिए मांग ही नहीं करते हैं। 2 दिन भूखे रहते हैं, पानी पी के गुजारा चलाते हैं। तीसरे दिन लड़की सोचती है कि मुझे घर से निकलकर कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। घर से बाहर निकलती है और ईश्वर का शुक्र अदा करती है कि आज बड़ा मंगलवार है और कुछ लोगों ने भंडारा लगाया हुआ है। भंडारे में जाकर 2 दिन की भूखी कस के खाना खाती है, पिता के लिए पैक करा के ले आती है और पिता को खिलाती है। पिता बहुत खुश कि आज तो चलिए पेट भर के खाना नसीब हो गया। लेकिन भूख दूसरे दिन फिर लगती है, दूसरे दिन वो फिर निकलती है। समझ नहीं आता कि उसे क्या करे क्या ना करे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पता लगा कि किसी के घर में शादी हो रही है, वहां पे चली जाती है। कुछ लोग खाना खाने के बाद अपनी प्लेटें फेंक देते हैं और ये बेचारी उन फेंकी हुई प्लेटों में जो बचा हुआ खाना होता है उसी को खा के अपना पेट भरती है। भूख बड़ी ही गंदी चीज होती है। जब भूख लगती है तो कोई आदमी झूठा भी नहीं देखता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि पिता के लिए क्या करें, तो एक उसे प्लेट थोड़ी सी साफ लगती है तो उस प्लेट को अलग रखती है। सबके खाने को तोड़ के आधी रोटी 1/4 रोटी बनाती है। उससे लगे कि ये झूठा नहीं है कि उसने अलग अलग वैरायटी इकट्ठी की है। इसी तरीके से थोड़ा सा सब्जी और दूसरी चीज़ भी इकट्ठा कर लेती है और घर में ला के पिता को खिला देती है। शादी ब्याह का खाना, उन्होंने तो हमेशा सीधा साधा खाना खाया था। पिता कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और बेटी रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि ये खाना लोगों का जूठन है। फिर एक आध दिन इसी तरीके से भूखे प्यासे काट देते हैं। फिर बेचारी निकलती है कि अब मैं क्या करूं। रोते रोते चलते चलते वो उस गांव के प्रधान के घर पहुंच जाती है। वहां पे उसके पास 2 मोटे ताजे कुत्ते हैं और प्रधान के नौकर बड़ी सी प्लेट में भर के 2 कुत्तों के लिए रखते हैं। और जैसे ही वो नौकर वहां से हट जाते हैं तो ये चुपचाप जाती है, एक प्लेट का खाना अपने लिए अपनी झोली में भर लेती है और दूसरी प्लेट का आधा आधा खाना करके दोनों कुत्तों के पास छोड़ देती है। उसे ये तरीका समझ आया, हालांकि बहुत उसे खराब लगता था कि वो एक कुत्ते का खाना चोरी करके खा रही है, लेकिन भूख उसके आगे कोई बस नहीं चलता है। फिर भी शुक्र करती है ईश्वर का। 4-6 दिन गुजर जाते हैं, उसका इसी तरीके से पेट भरने लगता है। जो खाना चोरी करती है आधा खुद खाती है, आधा पिता को खिला देती है। एक दिन इसी तरीके से चोरी करने के लिए जाती है और उसका दुर्भाग्य प्रधान का नौकर देख लेता है, इसको पकड़ लेता है, इसकी खूब पिटाई करता है और अपने प्रधान के पास ले जाता है कि ये कुत्तों का खाना चोरी करती है। प्रधान के दिल में थोड़ी सी दया आती है। वो उस बेटी की कहानी सुनता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ खाना बनाने का काम कर सकती हो और मैं 4 रोटी रोज
तुम्हें भी अपने घर ले जाने की इजाजत अपने लिए दूंगा और 4 रोटी पिता के लिए भी ले जाना। बेटी बहुत खुश हो जाती है, भगवान का शुक्र करती है। दूसरे दिन से प्रधान के घर में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। उस प्रधान का एक लड़का है, बिगड़ा नवाब, शराब में धुत रहने वाला और अपनी पूरी अकड़ में रहने वाला। वो हमेशा बच्ची से कहता है कि तुम जो भी खाना बनाओगी उसका मेनू मैं सेट करूंगा और मैं जो कहूंगा वो बनाना है। बेटी कहती है ठीक, मुझे तो खाना बनाना आता ही है। दूसरे दिन वो बताता है ये खाना बनना है। बेटी अपनी आदत के मुताबिक अंदाजे से कि 2 आदमी कितना खाना खाएंगे उससे थोड़ा सा कम बनाती है। खाना कम पड़ गया। शराबी बेटा तो गुस्से से लाल पीला कि मुझे एक रोटी चाहिए और तुमने खाना नहीं बनाया। भूखे घरों के लोगों को हमारे पापा रख लेते हैं तो यही हाल होता है कि भर पेट खाना नहीं मिलता है। गुस्से में आके 2, 4, 6 झापड़ बेटी को लगा देता है, तरस भी नहीं खाता है। प्रधान जरूर कहता है कि मेरे बेटे का ये स्वभाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रोटी के लालच में वो मार भी सह लेती है। दूसरे दिन वो पूछ लेती है कि कितने खाना की जरूरत पड़ेगी, उससे थोड़ा सा खाना ज्यादा ही बना देती है। जब ज्यादा खाना बन गया तो कुछ खाना बच जाता है तो वो प्रधान से कहती है तो ये बचा हुआ खाना क्या मैं ले जा सकती हूँ? मैं अपने हिस्से का खाना कम बनाया करूँगी और जो बच जाएगा वो ले जाऊंगी। प्रधान इजाज़त दे देता है कि बचा हुआ खाना तुम लेके जा सकती हो। अब एक दिन प्रधान के बेटे ने अपने दोस्तों को बुलाया, 4-5 बच्चों को बुलाया। शराब की बोतलें खुली। हमेशा शराब और शबाब में डूबा रहने वाला लड़का खूब ऑर्डर भी दे देता है कि ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी बनाओ, सब बनाओ। वो बेचारी सब बनाती है और आधा खाना भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो सारा खाना बच जाता है। उनके घर में फ्रिज है, बड़े आराम से प्यार से सबको समेट के रख देती है और अपने हिस्से का खाना लेके घर चली जाती है। दूसरे दिन उसने सोचा कि जब इतना आधे से ज़्यादा खाना बचा हुआ है, वही खाना प्रधान और उसके बेटे को परोस देती है। प्रधान तो चुपचाप खा लेते हैं, लेकिन बेटे ने जब देखा कि वही कल वाला खाना, तो उठा के सारी प्लेटें फेंक दी। सब प्लेटें भी टूटी और खाना भी बर्बाद। बेटी बर्बाद होते हुए खाने को देख के रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। बेटा कहता है कि हम लोग भूखे नहीं हैं, प्रधान है, प्रधान के बेटे हैं, हमें रोज ताजा खाना चाहिए। तो बेचारी फिर पूरा ताजा खाना बेटे के आज्ञा के अनुसार बनाती है और सर्व कर देती है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बेटे को हाथ चलाने की आदत, रोजाना किसी न किसी बहाने उसने उस बेटी को पीटना ही है। और प्रधान जी के सांत्वना के 2 शब्द, यही जीवन चल रहा था। फिर एक दिन प्रधान के बेटे ने कहा कि आज हमारे फिर कई दोस्त आ रहे हैं, खाना ज्यादा बनना चाहिए और सारी वैरायटी बनना चाहिए। दुर्भाग्य से उस दिन उसके कोई दोस्त नहीं आते हैं और सारा खाना बच जाता है। जब सारा खाना बच जाता है
तो प्रधान भी कह देता है, कोई बात नहीं बेटी, कल हम इसको खा लेंगे और कल तुम आना जरूर, लेकिन खाना मत बनाना। प्रधान के बेटे को तो एक दिन पुराना खाना देखकर आग लग गई। उस दिन उसने आव देखा ना ताव देखा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि उसका मुंह सूज गया और हाथ को पकड़ के ऐसा मोड़ा कि उसे लगा कि जैसे हाथ की हड्डी भी उसकी टूट रही है। खैर ऐसा हुआ नहीं। रोती गाती हुई वो घर चली जाती है और प्रधान को कह देती है कि भाई मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब बेटी जब स्कूल में पढ़ने जाया करती थी तो इन हालात में स्कूल भी नहीं जा पाती थी। 10वीं क्लास का एग्जाम और वो खाने में ही परेशान। एक आध दिन तो किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं पानी पी के, दूसरे दिन फिर भूख परेशान करती है, घर के बाहर बैठकर रो रही है। तभी किस्मत से उसकी क्लास की टीचर वहां से निकलती है, कहती है अरे बेटी आजकल तुम स्कूल नहीं आ रहे। तो बेटी अपनी समस्या बताती है। उसकी टीचर बताती है कि हमारे स्कूल में भी जो आया है वो चली गई है, अगर तुम आया की नौकरी करना चाहो तो वो नौकरी मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, 4,500-5 हजार रुपये महीना तुम्हें मिल जाएंगे। बेटी बड़ी खुश, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था। जब उसने प्रधान का काम करना छोड़ भी दिया था तो बेटे ने 1 रुपया भी तनख्वाह का इसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि हम रोज तो तुम्हें फ्री का खाना देते थे, उसकी कीमत तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा है। प्रधान ने जरूर अपनी तरफ से 1,000-1,500 रुपए दे दिए थे, लेकिन वो 1,500 कब तक चलते? पिता का इलाज भी, खाना भी। तो इसलिए जब इसे पता चला कि 4,500-5,000 मिल जाएंगे तो बहुत खुश हो गई और एक आया की नौकरी करने लग गई। उसे इस बात की खुशी थी कि स्कूल वालों ने कहा कि तुम बगैर फीस के अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती हो। वो पढ़ने भी लगी और उसने जो प्रधान जी से पैसे मिले थे उससे किसी तरीके से 1 महीना पूरा चला दिया, कम खाकर, भूखे रहकर और पिता को भी भूखा रखकर। लेकिन एडवांस या भीख नहीं मांगी। 1 महीना बीत गया, उसे तनख्वाह मिल गई, बहुत खुश हो गई कि चलिए अब 2 टाइम का खाना तो प्यार से मिल ही जाएगा। जीवन चलता रहा। बेटी पढ़ती रही और एक दिन वो भी आया जब उसने उसी स्कूल से ग्रेजुएशन कर ली और स्कूल वालों ने उसे ऑफर दिया कि अब हम तुम्हें चूंकि ग्रेजुएट हो गई हो तो टीचर की नौकरी दे सकते हैं, तुम 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ा सकती हो। बेटी खुश हुई कि आया से अब वो टीचर बन गई। इधर मैं प्रधान और उसके बेटे की कहानी सुनाना जो रह गया था उसे पूरा करता हूं। प्रधान साहब जब अगला इलेक्शन हुआ तो प्रधान के चुनाव में हार गए। प्रधानी खत्म हो गई। बेटे की आदतें बदली नहीं, वैसे ही शराब और शबाब दोनों में पैसे उड़ाता रहा। जब पिता उसे कहते शादी कर लो तो शादी से इनकार करता, कहता है मैं शादी वाले बंधन में नहीं बंध सकता हूँ। उसे तो रोज शराब और शबाब चाहिए, दोस्तों के साथ उड़ाते हैं। प्रधानी तो रह नहीं गई, जमीन जरूर थी, खेती बाड़ी होती थी, उसी की कमाई से घर और बच्चे के खर्चे पूरे होने लगे।
अगर काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कमाई नहीं होगी, तो खेती की कमाई कब तक बेटे को शराब और शबाब दिलाएगी। दोस्ती यारी बढ़ती गई। फ्री फंड में ऐश करने के लिए दोस्त बढ़ गए, खर्चे और बढ़ गए। पिता बहुत समझाते कि बेटा गलत काम कर रहे हो, तो बेटा हाथ तो उठाने की आदत थी, पिता को भी झाड़ देता है, मार देता है 4 थप्पड़ कि आपको क्या पता आजकल का जीवन कैसा होता है। मैं आपकी तरह दरिद्रता वाला जीवन नहीं बिता सकता, दोस्तों के साथ ऐश करूंगा। और उस ऐश में धीरे धीरे खेत भी बिकने लगे। प्रधानी खत्म हो गई थी। इसी गम में एक दिन उसके पिताजी का शरीर भी शांत हो गया। बेटा अकेला हो गया। अब तो कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था, और ऐश होने लगी, और खेत बिकने लगे, और शराब आने लगी, और अब तो सुबह से लेकर शाम तक शराब ही शराब, शराब ही शराब। तो इतनी बुरी हालत हो गई उनकी। एक दिन बेटी अपने घर से स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, और दरवाजे पे एक आदमी बड़े गंदे कुचैले कपड़े पहने हुए, शराब के नशे में धुत गिरा पड़ा है, और लगता है कि जैसे उसने कम से कम 1 आध साल से दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनाई, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, बड़ा ही गंदी हालत में पड़ा हुआ है। बेटी के दिल में थोड़ी सी नम्रता आती है, पानी लाती है, पानी का छिड़काव करती है। वो आदमी आंखें खोलता है। उसकी हालत देख के समझ गई बेटी कि इसने भी 2-3 दिन से खाया पिया नहीं है, खाली शराब ही पी है। वो बोल भी नहीं पाता है आदमी। उससे पूछती है कि भूख लगी है, खाली इशारे से कहता है। बेटी के पास 2 रोटी वो जो स्कूल लेके जा रही थी, वो उस बच्चे को, उस आदमी को खिला देती है। 2 रोटी वो ऐसे खाता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से भूखा था। अब उस आदमी की आदत पड़ जाती है, वो रोज शाम को जब बेटी के स्कूल आने का टाइम होता है, वहीं आ जाता है, और बड़े गंदे हाव भाव के साथ वहां पे हीन भाव से बैठता है। दया भाव बेटी जहां अपने लिए 2-2 रोटी बनाती थी, 2 रोटी इसको भी बना कर दे देती है। अब तो रोज का नियम बन गया कि रोज ही वो आने लगा, और 2 रोटी उसके लिए भी बनने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक आदमी उस बेटी के पास शेव करके, नहा धो के, ठीक ठाक कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है। बेटी कहती है, अरे आप तो प्रधान जी के बेटे हो। बेटा कहता, हाँ मैं प्रधान जी का बेटा हूं। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने आपको पहले दिन से पहचान लिया था। पिछले 10-15 दिन से जो मैं खाना खा रहा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे प्यार से 2 रोटी इस घर में मिली, इसलिए मैं रोज आने लगा। आज मैंने शेव करके, ठीक ठाक कपड़े पहन के, नहा धो करके आपके सामने आया हूँ, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप जिस स्कूल में टीचर हैं, कृपा करके उसी स्कूल में मुझे कम से कम चौकीदार या चपरासी की नौकरी दिला दीजिए। बेटी सोचती है कि चलिए सुधार आया, मैं टीचर हूं, स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगी, शायद काम बन जाए। अपने प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल उसको नौकरी पे रख लेते हैं, और एक
क्लर्क बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था कि पढ़ा लिखा है तो चपरासी उसके लिए ठीक नहीं होगा। एक क्लर्क की उनके पास वैकेंसी थी। उसी स्कूल में टीचर, उसी स्कूल में ये क्लर्क काम करने लग जाते हैं। तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने के बाद वो सोचता है कि पिताजी का जिसका ठीक ठाक इलाज नहीं चल रहा था, उनको एक डॉक्टर के पास ले जाता है और अपनी तनख्वाह से उनका इलाज कराता है। 2-3 महीने में वो ठीक हो जाते हैं, पैर का घाव भर जाता है। फिर वो डॉक्टर की मदद से सरकार की हेल्प लेते हैं और एक आर्टिफिशियल लिम्ब करके उसका पैर को लगा दिया जाता है। पिता अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बेटी बहुत खुश, बेटा भी खुश कि चलो जीवन में इनके साथ आकर मेरे द्वारा भी एक अच्छा काम हो गया। एक दिन पिता के दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी भी शादीशुदा नहीं है, उसके लिए कोई अच्छा वर मिल जाए तो खुशी की बात होगी। और चांस की बात है, उसी दिन हिम्मत करके इस बेटे ने पिता से कहा कि अगर आप ठीक समझे, हालांकि मैं तो बहुत एक साधारण क्लर्क हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद तीनों प्रधान जी का जो घर था उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। भक्तों, एक सवाल आपके दिल में जरूर आ रहा होगा कि जिस बेटे ने इतना बुरी तरीके से बेटी को मारा, बेटी ने दया उसके प्रति क्यों दिखलाई? बेटी ने जब भी दया दिखाई तो प्रधान का चेहरा उनके सामने आया, जो हमेशा उससे सांत्वना देता था, मौके में मौके 150 रुपए भी देता था, आखिरी में भी 1500 रुपए दे दिए थे। तो उसने हमेशा प्रधान का चेहरा देखा, लड़के का नहीं देखा, और पिता के कहने से उससे शादी भी कर ली। भक्तों, आपने देखा कि जिस समय आदमी का पेट भूखा होता है तो कुत्ते का खाना और जूठन भी खा लेता है। रोटी इतना महत्वपूर्ण भोजन होते हुए हम उसका निरादरी करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आपके घर में जितना खाने की जरूरत है उसका सिर्फ 90% ही बनाएं। 10% अगर कम खाएंगे तो आपका शरीर ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। फालतू में सस्ता भोजन होने के लालच में ज्यादा चीजें खरीद के मत रखिए। बुद्धिमत्ता से जितना सामान आप अच्छी तरीके से सुरक्षित प्रिजर्व कर सकते हैं उतना ही खरीदिए, और कोशिश करिएगा कि जीवन में एक रोटी भी खराब ना जाए, पानी का एक घूंट भी बेकार मत जाए। रोटी की इज्जत करिए, रोटी आपकी इज्जत करेगी। अगर कभी कम खाने की इच्छा हो, खाना बच जाए, तो बचे हुए खाने को भी पूरी इज्जत दीजिएगा और दूसरे दिन प्यार से, इज्जत से उसका सेवन करिएगा। विश्वास रखिए कि रात का बचा हुए खाने को दूसरे दिन खाने से आपको कोई हानि नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आप रोटी का महत्व समझेंगे और अपने जीवन में स्वयं कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे और अपने इर्द गिर्द दोस्तों को भी, किसी को भी वेस्ट नहीं करने देंगे। शुक्रिया।